Hello everyone, welcome to this lecture series of post-independence. And in the previous lecture, we have discussed the issue of Jammu Kashmir, Punjab, and we have discussed the regionalism. So under regional discontent, okay, we were discussing the issues. Now in this lecture, I will be discussing the third topic, that is problems in Northeast region. Okay, so let's start the topic. Okay, so problems with Northeast region. Okay, now the problems with Northeast region, as you know that ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, यहाँ पे काफी सारा केओस है. ओके, अब कैसे अलग अलग स्टेट्स बने, ये सारी चीजें हम बात करेंगे. सो दिस रीजनल एस्पिरेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन बिकेम मोर फोकल एंड प्रोमिनेंट इन 1980s. 1980s में सबसे ज्यादा ये रीजन प्रॉब्लम में आ गया था. एंड धीरे धीरे इस रीजन को अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे स्टेटहुड मिला है. पहली प्रॉब्लम ये थी कि कनेक्टिविटी. नॉर्थ ईस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ कनेक्टिविटी. ओके, देन ट्राइबल पॉपुलेशन, देन डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल बाउंड्री. ओके ओके, डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल बाउंड्री. तो कनेक्टिविटी, दिस चिकन नेक जिसको हम बोलते हैं, एक ही कनेक्टिविटी. ओके, तो डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल बाउंड्री, देन इंसर्जेंसी. तो ये सारी चीजें. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा प्रॉब्लम्स. So the regional aspirations of the Northeast region became more focal and prominent in 1980s. अब अगर 1947 से पहले की बात करें अगर हम, ओके, 1947, ये मैप जो आप देख रहे हैं ये बिफोर 1947 है. ओके, बिफोर 1947. ओके, अब आप देखेंगे उस टाइम पे पूरा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको हम क्या बोलते थे? असम. असम में ही पूरा आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, ओके ओके, मेघालय, ये सारे रीजन किसमें आ जाते थे? असम में. असम बहुत बड़ा स्टेट था. जैसे उस टाइम पे बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल सब सेम ही था. ओके, तो ये आप देख सकते हैं असम में पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन है. समझ में आ रहा है? सो बिफोर 1947, ओके, असम पूरा कवर करता था नॉर्थ ईस्ट एरिया. एंड द रीजन हैज सीन लॉट ऑफ चेंजेस सिंस 1947. ओके, एंड एट दैट टाइम ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस के टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स होते थे. लाइक प्रिंसली स्टेट्स मणिपुर प्रिंसली स्टेट था, प्रिंसली स्टेट त्रिपुरा, प्रिंसली स्टेट खासी. खासी क्या था? ये सब प्रिंसली स्टेट थे. ओके, प्रिंसली स्टेट्स. ओके, त्रिपुरा क्या था? प्रिंसली स्टेट्स. ओके, ये क्या था? प्रिंसली स्टेट्स. उल्टे सीधे प्रिंसली. ओके, ये सब प्रिंसली स्टेट्स है इंडिपेंडेंस के टाइम पे. ओके, so the whole northeast region has witnessed altogether different political reorganization. So earlier the partition of India turned the northeast region, okay, into a landlocked region. पहले जो
नॉर्थ ईस्ट रीजन था वो क्या था, लैंडलॉक रीजन, एंड अफेक्टेड इट इकोनॉमिकली, और लैंडलॉक की वजह से इकोनॉमिकली बड़ा ही इफेक्ट करता था। एंड ड्यू टू northeast isolation from the mainstream India, the region remained backward in terms of developmental parameters. Isolated area था, tribals थे, tribals किसी के साथ घुलते मिलते हैं नहीं, interact करते हैं नहीं, okay, that is why the region remained backward in terms of developmental parameters. Is that clear to you all? ये याद रखिएगा. And that is why you can see here Nagaland, okay, Nagaland, it was created in 1960. Okay. मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में बने मेघालय, ओके, मणिपुर, त्रिपुरा कब 1972 स्टेट बने नए, ओके। अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम अलग स्टेट कब बने 1986, ओके। अरुणाचल प्रदेश 1987, ओके। और अरुणाचल प्रदेश कहां से बनाया गया, असम से बनाया गया था 1972 में, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। स्टेट कब बना 87, मिजोरम कब बना 87 में। समझ में आ रहा है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, हर चीज आता है न्यूज़पेपर में, ओके। तो ये अलग अलग टाइम पीरियड पे स्टेट्स बने, समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा, ओके। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल आता है, तब 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनती हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ओके। 1966 में पंजाब जो है अलग स्टेट बनता है, पंजाब का में से हरियाणा, चंडीगढ़ ये सब बन जाते हैं नए स्टेट। 54 में फ्रेंच टेरिटरीज, ये सारी चीजें हमने पढ़ी लिया है, ओके, ये याद रखिएगा। So the isolation, हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, so the isolation of the region of northeast region and its complex social character due to different ethnic tribes and their culture, lack of development, weak communication between the northeast region and the rest of India, it fueled anger, okay, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा आ गया, it fueled anger and bitter the relation between center एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसीलिए सेंटर और नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो रिलेशन है वो क्या है, बिटर, एंगर, ओके। एंड दैट इज व्हाई दिस रिजल्टेड इनटू वेरियस डिमांड्स ऑफ पीपल हु आर रिजाइडिंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, ओके, ये याद रखिएगा। अब जब लोगों की अलग अलग डिमांड आना शुरू हो गई, सेंटर और स्टेट की, सेंटर और इस रीजन के जो रिलेशन है वो भी बिटर, ओके। अब नॉर्थ ईस्ट के लोग ट्राइबल एरिया जो है वो लोग आउटसाइडर को अपने यहाँ घुसने नहीं देते हैं, एंड दैट इज व्हाई द लार्ज स्केल ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाज हैपेंड इन 1972। और इसीलिए 1972 में जब सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट रीजन को स्टेटहुड मिला, उसी टाइम पे एक नया काउंसिल बना, ओके, जिससे इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन हो सके, और उस काउंसिल का नाम क्या था, एनईसी, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये काउंसिल बना। इसका काम क्या था, जब 1972 में इतने सारे स्टेट बने, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, तब ये काउंसिल बनाया गया उसी साल 1972 में, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, and it was set up to provide a forum for interstate coordination, okay, interstate coordination in regional planning, integrated development of northeast region to avoid regional disparities, इसलिए ये बनाया गया था। अब नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में डिमांड्स किस चीज की है, अब हम बात करेंगे डिमांड किस चीज की है नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में, ओके। तो जो पहली डिमांड है, जो पहली डिमांड थी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की, वो क्या डिमांड थी, डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, ओके।
demands for autonomy. So after the independence, except Manipur and Tripura, entire northeast region comprised the state of Assam. देख सकते हैं आप, except Manipur, okay, and Tripura, okay, entire northeast region was under the state of Assam, okay, and due to the presence of different culture and different tribes, non-Assamese they felt alienated with the Assamese. अब जितने भी different tribal non-Assamese लोग थे वो alienated फील करते थे, ओके, ये याद रखिएगा। तो अब ये याद रखिएगा, जितने भी non-Assamese लोग थे, ओके, वो अपने आप को एलिनिएटेड फील करते थे, किनसे? असमीज और बंगालीज से, ओके। एंड इन एडिशन टू दिस, ये याद रखिएगा, सबसे बड़ी चीज क्या कर दिया था आसाम गवर्नमेंट ने उस टाइम में 1950s में? आसाम गवर्नमेंट इम्पोज्ड असमीज लैंग्वेज ऑन देम। आसाम गवर्नमेंट ने बोला कि हमारी असमीज लैंग्वेज ही रहेगी, और ये ट्राइबल्स पे भी इम्पोज कर दिया गया था, ओके, ये याद रखिएगा। एंड दिस non-Assamese people protested against this move violently. अब इसके खिलाफ लोगों ने, ट्राइबल्स ने आवाज उठाई, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एंड द ट्राइबल लीडर्स दे स्टार्टेड डिमांडिंग सेपरेशन फ्रॉम असम, कि अब हमें अपना अलग स्टेट चाहिए, हमें असम के साथ नहीं रहना है। एंड टू कंसोलिडेट देयर वॉइस फॉर द सेपरेशन, द ट्राइबल लीडर्स दे फॉर्म्ड द ईस्टर्न ट्राइबल यूनियन। अब अपनी बात कहने के लिए ट्राइबल लीडर्स ने क्या बना लिया? दे फॉर्म ईस्टर्न ट्राइबल यूनियन, उन्होंने ईस्टर्न ट्राइबल यूनियन बना लिया, समझ में आ रहा है? एंड दिस ईस्टर्न ट्राइबल यूनियन ये बाद में ट्रांसफॉर्म होके क्या बन गया? ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस। ये याद रखिएगा, बाद में ये ईस्टर्न ट्राइबल यूनियन क्या बना? ऑल पार्टी हिल्स लीडर कॉन्फ्रेंस। और ये कब बनता है? 1960 में, ये याद रखिएगा, ऑल पार्टी हिल्स लीडर्स कॉन्फ्रेंस इन 1960। एंड इनकी डिमांड क्या थी? इस कॉन्फ्रेंस की डिमांड क्या थी? देयर डिमांड्स वर, अब इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड्स थी कि असम में से अलग अलग रीजन्स को निकाला जाए और सेपरेट स्टेट बनाया जाए, ओके। एंड दिस फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड कुड नॉट स्टॉप सम ट्राइब्स फ्रॉम एस्पायरिंग अ सेपरेट स्टेट ओनली फॉर देयर ट्राइबल कम्युनिटीज। अब इसी में से कुछ ट्राइब्स का मन था, कुछ ट्राइब्स को लगा कि हमें हमारे कम्युनिटी के लिए एक अलग स्टेट बनाना चाहिए। और वो लोग कौन थे? बोडोज, करबी, दिमसाज। तो इसमें डिमांड रखी गई कि हमारे ट्राइबल्स का अपना एक अलग सेपरेट स्टेट होना चाहिए। तो काफी लोगों को लगा कि बोडोज का अपना अलग स्टेट होना चाहिए। बोडोज ने कहा कि हमारा अलग स्टेट हो, करबीज ने कहा कि हमारा अलग स्टेट हो, करबीज ये भी ट्राइब्स हैं, ओके। देन दिमसाज ये अलग ट्राइब है। तो इन सभी ने कहा कि हमारा खुद का एक अलग स्टेट होना चाहिए, ओके। सो दे ड्रीव सेंटर्स अटेंशन टुवर्ड देयर डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। इन्होंने सेंटर का अटेंशन अपनी तरफ खींचा थ्रू ऑल पार्टी लीडर्स कॉन्फ्रेंस। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड दीज ट्राइबल लीडर्स दे वी कैन से they mobilized public opinion through popular movement and insurgency। इन्होंने आम जनता के ओपिनियन को मोबिलाइज किया कि तुम भी डिमांड करो। and it was not possible for the center to fulfill all the regional aspirations and create smaller and smaller states। अब नॉर्थ ईस्ट में, असम में बहुत सारे ट्राइब्स हैं और सभी ट्राइब्स अपने स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो इंडिया में 100 के ऊपर स्टेट्स हो जाएंगे, इतने ज्यादा ट्राइब्स हैं। और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट इतने सारी चीजें एस्पिरेशंस पूरी नहीं कर सकता है, इससे इंडिया की यूनिटी को खतरा है, ओके। सो दैट इज व्हाई इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द सेंटर टू फुलफिल ऑल द रीजनल एस्पिरेशंस एंड क्रिएट स्मॉलर एंड स्मॉलर स्टेट्स,
ओके, एंड दैट इज व्हाई सेंटर डिवाइस सम अदर ऑल्टरनेटिव टू फिक्स दिस डिमांड। ओके, सेंटर ने बोला कि एक कोई और तरीका निकालते हैं आपकी डिमांड के लिए, और सेंटर ने बोला कि ठीक है, हम आपको ग्रांट देंगे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का 59 ट्राइब। तो जितने भी ट्राइब्स डिमांड कर रहे थे, सेंटर ने उनको क्या बोला कि हम आपको क्या देंगे, हम आपको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे देंगे, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। ओके, सेंटर ने बोला ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे देंगे, स्टेट नहीं, स्टेट मत मांगो। समझ में आ रहा है, ये सेंटर ने बोला। तो ये था डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। दूसरा अब क्या हुआ, ये हो गया जिसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की बात हुई, बट कुछ स्टेट ऐसे थे जिन्होंने सेशनिस्ट मूवमेंट चला दिए। सेकंड, इसी में नॉर्थ ईस्ट रीजन में पहला तो ऑटोनॉमी, ओके, डिमांड फॉर सेपरेट ऑटोनॉमी। दूसरा जो आया वो किस चीज के लिए आया, सेशनिस्ट मूवमेंट, सेशनिस्ट मूवमेंट। अब ये सेशनिस्ट मूवमेंट, now the demands of autonomy can be fulfilled with the constitutional provisions। ओके, जो गवर्नमेंट ने बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो डिमांड को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पूरा किया जा सकता था। ओके, ये याद रखिएगा। बट व्हेन समवन डिमांड अ सेपरेट कंट्री फ्रॉम अ सोवरेन कंट्री, देन द इशू गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। बट ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट तक सही है, ऑटोनॉमस स्टेट तक सही है, बट अगर आप कि अभी खुद की इंडिया क्या एक सोवरेन कंट्री है और उसमें से कोई स्टेट बोले कि हमें एक अलग अपना देश बनाना है, तब इशू जो है कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो वही ऐसा कुछ हुआ मिजोरम के साथ, नागालैंड के साथ। इन्होंने बात किस चीज की कर दी, एक अलग देश की अपने, कि हमें एक अलग देश चाहिए अपना, और वहीं पे दिक्कत हो जाती है। समझ में आ रहा है। तो अब हम बात करेंगे मिजोरम की। सबसे पहले मिजोरम, ओके, सेशनिस्ट मूवमेंट में हम पहले बात करेंगे मिजोरम की। मिजोरम, ओके। अब ये जो मीजो पीपल है, मिजोरम के लोगों को हम क्या बोलते हैं, मीजो पीपल। ओके, एंड दिस मीजो पीपल दे नेवर कंसीडर्ड देमसेल्व्स, ओके, एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश यूनियन। इन्होंने अपने आप को कभी भी ब्रिटिश यूनियन का पार्ट नहीं माना था, एंड दैट इज व्हाई दे रिफ्यूज टू कंसीडर देमसेल्व्स, ओके, एज इंडियन। वो अपने आप को इंडियन मानते ही नहीं थे मिजोरम के लोग, इंडिपेंडेंस के बाद भी। ओके, एंड बाद में, अब मिजोरम पहले किसका पार्ट था, आसाम का पार्ट था, पार्ट ऑफ असम। ओके, असम का पार्ट था। अब 1959 में असम में फेमिन आया था, फेमिन इन असम, फेमिन। इज दैट क्लियर टू यू ऑल, ये याद रखिएगा, असम में फेमिन आया। नाउ गवर्नमेंट, अब उस टाइम पे जो असम की गवर्नमेंट थी, उन्होंने मिजोरम मीजो पीपल के लिए कुछ भी नहीं किया था। The government, the Assamese government at that time did not take care of Mizo people. They shown apathy towards Mizo people, and this neglect angered the Mizo people, and they formed Mizo National Front। इसकी वजह से मिजोरम के लोग, मीजो लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या बना लिया था, MNF, मीजो नेशनल फ्रंट। ओके, ये याद रखिएगा। अब मीजो नेशनल फ्रंट बन गया, और इसके लीडर कौन थे, लाल डेंगा। मीजो नेशनल फ्रंट के लीडर कौन थे, लाल डेंगा। ओके, लाल डेंगा। अब यहीं से शुरुआत हो जाती है। मीजो पीपल दे लेड मीजो नेशनल फ्रंट, उन्होंने हथियार उठा लिए इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में, गोरिल्ला वॉर के थ्रू, गोरिल्ला वॉर करना शुरू किया, किसके ऊपर, इंडियन आर्मी के ऊपर। ये याद रखिएगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये याद रखिएगा। अब उन्होंने हथियार उठा लिए, ठीक है, इंडियन आर्मी के ऊपर। और इंडियन आर्मी के ऊपर क्या किया, जब हथियार उठाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या भेजा, इंडियन आर्मी भेजा, और इंडियन आर्मी के साथ गोरिल्ला वॉर किया। एंड गोरिल्ला वॉर में आप जीत नहीं सकते, छुप के वॉर करते। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा।
ओके, गुरिल्ला वॉर। एंड इन मीजो पीपल्स को हथियार कहां से मिल रहे थे? पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश नहीं बना था। समझ में आ रहा है? देव दीज मीजो पीपल, they were aided by Pakistan government, okay, and they secured their leader in East Pakistan, जो लाल डेंगा थे, ठीक है, उनको काफी सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही थी ईस्ट पाकिस्तान से। and the Pakistan was aiding all such secessionist movement in India। पाकिस्तान ही ये सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट में करवा रहा था, क्यों? to destabilize India through different means। अब पाकिस्तान वॉर में तो जीत नहीं सकता, अब इंडिया को कैसे हराए? इंडिया को डीस्टेबलाइज कराना शुरू कर दिया। ओके, एंड द यूनियन गवर्नमेंट डिड नॉट बज टू सच गुरिल्ला वॉर। यूनियन गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही थी, गुरिल्ला वॉर था। ओके, और जिसकी वजह से जो आर्म्ड फोर्सेस, एयर फोर्सेस थे, वो हार गए थे, काफी नुकसान हो रहा था पैसे का भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बट एट द एंड ऑफ दिस गुरिल्ला वॉर, आफ्टर 2 decades, इंडियन गवर्नमेंट एंड मीजो नेशनल फ्रंट, 20 साल के बाद ये वॉर खत्म होता है, क्योंकि काफी ज्यादा ह्यूमन लाइफ्स का लॉस हो गया था, इकोनॉमिक रिसोर्सेज वेस्ट हो गई थी। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। सो आफ्टर रियलाइजिंग द फ्यूटिलिटी ऑफ द वॉर, लाल डेंगा, ओके, ही स्टार्टेड नेगोशिएशंस विद इंडियन गवर्नमेंट। लाल डेंगा ने नेगोशिएशन शुरू किया, किसके साथ? इंडियन गवर्नमेंट के साथ। ये याद रखिएगा। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ओके, अब लाल डेंगा ने शुरुआत किया, एंड फाइनली अब ये याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इन 1986, ओके, एंड लाल डेंगा, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे 1986 में? राजीव गांधी। पीएम राजीव गांधी इन 1986 एंड लाल डेंगा, ओके, दोनों ने ही मिलके एक अग्रीमेंट साइन किया, पीस अग्रीमेंट। दोनों लीडर्स ने क्या साइन किया? पीस अग्रीमेंट। ओके, पीस अग्रीमेंट साइन किया। ओके, एंड फाइनली मिजोरम वाज ग्रांटेड अ फुल फ्लेज स्टेटहुड। और फाइनली मिजोरम क्या बना? स्टेट बना। कब? 1986 में। मिजोरम 1986 में फुल स्टेटहुड बन गया। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। और मिजोरम को स्पेशल पावर्स दी गई। ओके, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जितने भी हैं उन सभी को स्पेशल पावर दी गई, मिजोरम को भी स्पेशल पावर दिया गया आर्टिकल 371 में। ओके, ये याद रखिएगा, स्पेशल पावर्स दिए गए। एंड फाइनली मिजो नेशनल फ्रंट, एमएनएफ, इन्होंने हथियार छोड़ दिए। ओके, दे गेव अप इट्स सेशनिस्ट मूवमेंट एंड नाउ द स्टेट इज रिकॉग्नाइज्ड एज part of India। ये याद रखिएगा। Now the state is recognized as having done a commendable job in implementation of developmental programs and making agriculture remunerative। तो मिजोरम में डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स लाए गए, एग्रीकल्चर को काफी बढ़ाया गया, एंड फाइनली डेवलपमेंट मिजोरम में शुरू हुआ। तो मिजोरम कब बना? 1986। तो अब आपको समझ में आया कि मिजोरम का स्टेटहुड कैसे आया, कैसे बना स्टेट मिजोरम। ओके, ये याद रखिएगा। तो मिजोरम जो है 23rd स्टेट था इंडिया का, ये याद रखिएगा, 23rd स्टेट बना था ये इंडिया का। ओके, और कौन से अमेंडमेंट एक्ट से बना था? तो ये भी याद रखिएगा, 53rd अमेंडमेंट एक्ट से बना था 1986 में मिजोरम स्टेट। ये याद रखिएगा, पॉलिटी का पार्ट है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? अब मिजोरम की बात करिए तो मैं आपको यहीं पे अरुणाचल प्रदेश भी बता देता हूं। ओके, अरुणाचल प्रदेश भी समझ लीजिए। ओके, क्योंकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सेम टाइम पीरियड ही है लगभग। ओके, अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना है। ओके, अरुणाचल प्रदेश, और ये 24th स्टेट था इंडिया का, 24th स्टेट। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। और कौन से अमेंडमेंट से आया था? 55th
अमेंडमेंट एक्ट, ये पॉलिटी की चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कब बना? 1987 में ये स्टेट बना है, ओके, ये याद रखिएगा, 1987, ओके ओके। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो अब अरुणाचल प्रदेश का पहले क्या नाम था? NEFA। 1987 से पहले अरुणाचल प्रदेश को NEFA कहा जाता था। व्हाट इज NEFA? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड अंटिल 1972, okay, the Arunachal Pradesh was named as North East Frontier Agency। 1972 में अरुणाचल प्रदेश नाम किया गया इसका, और ये अरुणाचल प्रदेश 1972 में यूनियन टेरिटरी बना। स्टेट कब बना? 1987 में आसाम से निकाल के इसको स्टेट बनाया गया। द स्टेट वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ आसाम इन 1987, तब ये स्टेट बना। उससे पहले क्या था? यूनियन टेरिटरी, ये याद रखिएगा, ओके। अब अरुणाचल प्रदेश किससे लगता है? चाइना के साथ, ओके, ये याद रखिएगा। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? तो ये है अरुणाचल प्रदेश, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन है, ओके। नाउ नागा, अब हम बात करेंगे नागालैंड की। मैं ये वो वो स्टेट्स बता रहा हूं जहां पे अलग देश बनाने की बात हो रही थी, ये याद रखिएगा। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? सेशनिस्ट मूवमेंट, जो अलग देश चाहते थे। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा, ओके। नाउ नागालैंड, ओके। अब नागालैंड में भी अलग देश बनाने की बात की थी, किसने? नागाज ने, ओके, ये याद रखिएगा। नाउ नागालैंड, ओके। तो अब पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हैं मैप। ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं, यहाँ सब जगह कौन रहता है? नागाज, ओके, ये याद रखिएगा, नागाज। और ये नागा का इशू शुरुआत कैसे होता है, अब मैं आपको बताता हूं। इसके लिए हमें थोड़ा कॉलोनियल टाइम देखना पड़ेगा, दैट इज 1881। 1881, ओके। 1881 में जो नागा हिल्स थे, नागा हिल्स बिकेम पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन 1881, ओके। एंड ये जो नागा हिल्स 1881 में इंडिया का पार्ट बने, ब्रिटिश इंडिया का, सॉरी, पार्ट बने, समझ में आ रहा है? उसी के बाद अब ये लोग भी ट्राइब से, नागा ट्राइब ने, ओके, इसी के बाद अब नागा ट्राइब ने ये सोचा कि जितने भी नागा ट्राइब्स हैं अलग अलग जगह पे, कुछ मणिपुर में रहते हैं, कुछ असम वाले रीजन में, कुछ अलग अलग जगह पे रहते थे, फ्रेगमेंटेड, स्कैटर्ड थे ये सभी। तो अब नागा ट्राइब ने एफर्ट्स लगाए कि जितने भी नागा ट्राइब्स हैं, स्कैटर्ड हैं, उन सभी को साथ में लाया जाए और एक नागा क्लब बनाया जाए, ठीक है। तो अब ये आइडिया आया किसको? नागाज को। एंड फाइनली नागा ट्राइब ने, जितने भी स्कैटर्ड थे नागा ट्राइब्स, उनके साथ मिलकर एक नागा क्लब बनाया 1918 में, नागा क्लब इन 1918। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, 1918, ओके। अब उसी टाइम पे, अब आपको पता होना चाहिए, 1929 में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन जब आया था, ओके, नागाज ने बोला कि ऐसा है, चले जाओ यहां से, हमारा जो एंशियंट टाइम से कल्चर है, जो हमारे एंशियंट रूट्स हैं, हम उन्हीं को फॉलो करेंगे और उन्हीं को डिटरमाइन किया जाना चाहिए, ओके। हमारा जो स्टेटस है वो वही रहना चाहिए। तो इन्होंने साइमन कमीशन की बातें नहीं मानी थी कि नॉर्थ ईस्ट में कोई डेवलपमेंट नहीं लाओगे, समझ में आ रहा है? एंड फाइनली साइमन कमीशन को भी इन्होंने क्या कर दिया था? बॉयकॉट, नागाज ने। एंड 1946 में ये जो नागा क्लब बना था 1918 में, ये नागा क्लब 1946 में बन जाता है एनएनसी। एनएनसी,
नागा नेशनल काउंसिल, नागा नेशनल काउंसिल कब बना? ये 1946 में। और ये क्या बना? 1918 में नागा क्लब बना था। ये नागा क्लब जो है ये 1946 में क्या बन गया? एनएनसी, नागा नेशनल काउंसिल। ओके, ये याद रखिएगा, नागा नेशनल काउंसिल। ओके, नाउ अब नागा नेशनल काउंसिल बन गया। ओके, अब ये जो नागा नेशनल काउंसिल था ये किसकी लीडरशिप में था? अंगामी जापू फिजो, नागा नेशनल काउंसिल, लीडरशिप ऑफ अंगामी जापू फिजो, ये लीडर थे एनएनसी के। और नागा नेशनल काउंसिल ने नागालैंड को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। कब? जिस दिन पाकिस्तान डिक्लेयर हुआ था, 14 अगस्त 1947 को। नागा नेशनल काउंसिल अंडर अंगामी जापू फिजो डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट नागालैंड एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन 14 अगस्त 1947। ये याद रखिएगा। ओके, और अब इसके आगे की कहानी आपको मैं दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। यहां पे इंडिपेंडेंट कर दिया किसको? नागालैंड को। अब यहां से मैं आपको आगे की कहानी बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? सो आई होप आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।